नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर उधर वाशिंगटन डीसी से भी आ रही है, यानी अमेरिका से भी आ रही है। खबर जो है वो उधर इजराइल से भी आ रही है, यानी ढेर सारी खबरें। और इन खबरों में मुख्य रूप से ईरान जो जंग है, ईरान में जो जंग थोपी गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उस जंग में कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने हम रखते हैं अगले आधे घंटे में, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जंग किस दिशा में जा रही है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को अब नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। सुप्रीम लीडर के मौत के बाद मुज्तबा को ईरान की कमान सौंपी गई है। यह मुज्तबा कौन है? यह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने किया नए सुप्रीम लीडर का ऐलान। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के साथ साथ यहां पर खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर। वो भी चुनाव होता है, आप जानते हैं, और नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। मुज्तबा खामनेई के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बेटे हैं खामनेई के, आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, और अब वो सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं। मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं। ये यहां पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं एक बड़ी खबर। खामनेई के बेटे मुज्तबा को चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके विजुअल्स भी और बाकी तमाम चीजें, कैसे घोषणा हुई, ये भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन मुज्तबा खामनेई को अब ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। कौन है मुज्तबा खामनेई? आपको बता दूं कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के नए नेता के रूप में, सुप्रीम लीडर के रूप में उन्हें, यानी मुज्तबा खामनेई को चुन लिया है, जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं। मुज्तबा खामनेई इसको चुन लिया है, और ये जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने दी है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को चुनने की थी, और इन लोगों ने मिलकर 88 मेंबर्स ऑफ दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहें तो उसके, यानी 88। इस बीच ये देखिए, ये तस्वीर कैसे यहां घोषणा हुई, जरा इसको स्क्रीन पर लेके, और जो घोषणा हुई है वो सुनाइए जरा, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 मेंबरान ने चुन लिया है अपने सुप्रीम लीडर को। इस सुप्रीम लीडर के बाद आगे की कहानी भी हम बताएंगे। क्या कुछ रात भर हुआ, क्या कुछ अभी चल रहा है उधर ईरान में, क्या चल रहा है उधर अमेरिका में, और क्या चल रहा है उधर तेल अवीव में, यानी सीधे सीधे कहूं तो इजराइल में, वो सब पे भी आएंगे। लेकिन ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। सुनिए जरा, जब नाम की घोषणा हो रही है तो कैसे यहां पर लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। सुनिए। रहमत इलाही बर मा در زیر آسمان باریدن گرفت. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خامنه‌ای رهبر. دست خدا بر سر ماست. خامنه‌ای رهبر ما. सैयद मुज्तबा खामनेई, जी हां, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, नए माफी चाहूंगा, सुप्रीम लीडर चुन लिए गए ईरान में। मुज्तबा खामनेई के आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई चुन लिए गए हैं। और इसके साथ साथ ईरान को अब नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। लेकिन इधर सुप्रीम लीडर मिला और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। जी हां, ये एक बड़ी खबर आप तक और पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ईरान
के सुप्रीम लीडर इधर चुने जाते हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जंग जो है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। जंग जल्दी खत्म कराने के लिए हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कैसे कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बिन्यामिन नेतन्याहू से, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है और उसके बाद इजराइल को हमने इस पर डिसीजन लेने के लिए छोड़ा है। तो एक खबर इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे परेशान हैं ये हम हमेशा लगातार आप तक बता रहे हैं, क्योंकि यहां भले अमेरिका ईरान से धन के मामले में यानी पैसे के मामले में, डॉलर के मामले में काफी मजबूत हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका यहां काफी कमजोर दिखाई दे रहा है इस जंग में। क्योंकि एक तो दूरी, दूसरी बात है कि जिस ढंग से उसने जाल बिछाए थे मिडिल ईस्ट में और उसने सोचा था कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश ईरान पर हमला बोल देंगे, लेकिन यह हुआ नहीं। ईरान ने इन देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों को तहस नहस कर दिया और उसके बाद फिर अमेरिका यहां पर पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर में भी यानी अमेरिका में भी बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पे लोग निकल रहे हैं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, दूसरे शहरों में, टेक्सास में, इन तमाम शहरों में लोग बाहर निकल रहे हैं और ये वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ इधर इजराइल है। इजराइल में कल ही इजराइल के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया कि चूंकि अभी युद्ध का समय है इसलिए बिन्यामिन नेतन्याहू को हम माफ नहीं कर सकते और उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे अपराध, इंटरनेशनल कोर्ट में भी वो अपराधी साबित हो चुके हैं बिन्यामिन नेतन्याहू, और उसके बाद इधर देश में भी वो अपराधी हैं। लेकिन युद्ध का मामला है इसलिए अभी तक हमने इस पर कोई निर्णय हम नहीं ले सकते, ना ही लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि बिन्यामिन नेतन्याहू को माफ किया जाना चाहिए और नेतन्याहू ने भी एक अर्जी लगाई हुई है माफी की। तो ये इंटरनल चीजें हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईरान में ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने की बात अमेरिका कह रहा था कल, और परसों रात को तो कह रहा था कि आज की रात कत्ल की रात होगी, आज बहुत जबरदस्त हम जोरदार हमला बोलेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भी सब जानते हैं कि अमेरिका यहां किस ढंग से पस्त पड़ा हुआ है, इजराइल कैसे पस्त पड़ा हुआ है, और ऐसे में ईरान साफ साफ कह रहा है, ईरान के कुछ ईरान से भी जो बातें निकल के आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। और वो एक तो ये बता दूं कि 1979 के बाद 1979 के बाद तीसरे सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं मुज्तबा खामनेई। तीसरे, पहले खुमैनी थे, दूसरे खामनेई, तीसरे मुज्तबा खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई उनसे पहले। और लेकिन जब यहां मुज्तबा खामनेई को चुना गया उसके बाद वहां की सड़कों का क्या हाल था, वहां के लोग क्या कह रहे थे, हमारे साथी जो लगातार शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं ईरान की गलियों में, सड़कों से, ये जो रिपोर्ट भेजे हैं वो रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जैसे ही चुने गए मुज्तबा खामनेई उसके बाद वहां की जनता, वहां की पब्लिक क्या कह रही है, जरा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त उनके तौहीद मैदान पे हूँ और अभी अभी यहाँ पे ऐलान हुआ है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई को नया रहबर चुन लिया गया है और लोगों के अंदर एक खुशी दौड़ गई है ये सुन के कि मुश्तबा खामनेई को जो है वो अगला रहबर चुन लिया गया है। इस वक्त रात का 1 बजा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं कि खूने की दर रगे माँ हदिये बे रहबर माँ, यानी हमारी रगों में जो खून है वो हमारे रहबर के लिए एक खविया है। और एक बार फिर से यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई यानी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई को रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब चुन लिया गया है। ये सुन के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश और जज्बा है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये इनकलाब अपने कामयाबी की। तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ जैसे ही चुना गया उसके बाद वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताया जा रहा है। वहां से रिजवी, हमारे साथी रिजवी साहब बता रहे हैं कि कैसे यहां चुन लिया गया और लगातार वहां अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं और चारों तरफ वहां खुशी का आलम है। एक गम का आलम यह है कि आयतुल्लाह खामनेई अभी तक उनको सुपुर्दे खाक तक नहीं किया जा सका है। लेकिन इससे पहले जो युद्ध थोपा हुआ है, जो जंग थोपी हुई है ईरान के ऊपर, उस जंग में ईरान फाइट कर रहा
रहा है बहुत मजबूती के साथ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिफ ने कहा है कि आयरन डोम अब आयरन डोम नहीं रहा, हम जहां चाहें वहां हमला कर सकते हैं, हमें अब 12 दिन के युद्ध की तरह उतनी ही मात्रा में गोली चलाने की जरूरत नहीं है, हम कम हमले करेंगे लेकिन ज्यादा असरदार और सटीक हमले होंगे। ये ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका कहना है कि ये अब युद्ध वैसा नहीं रहा, आयरन डोम है, उस पर हम बम नहीं बरसा सकते, उस पर हम अपनी मिसाइलें नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस आयरन डोम को हमने खत्म कर दिया है। यानी एयर स्पेस जो इजराइल का है, जो एयर स्पेस जो अमेरिका ने बना रखा था मिडिल ईस्ट में, उन एयर स्पेस और डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको हमने तहस नहस कर दिया है। ये कहना है ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिफ का, उनका कहना है। लेकिन इनके अलावा ट्रंप ने इजराइल से बात की है और टाइम्स ऑफ इजराइल से ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताता हूं। और फोन पर टेलीफोनिक इंटरव्यू दी है इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल को ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को खत्म करने का आखिरी फैसला सही समय पर लेंगे। और पीएम उन्होंने और पीएम ने यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ यानी ईरान के खिलाफ मिलकर काम किया और हमने एक ऐसे देश को बर्बाद कर दिया है जो इजराइल को बर्बाद कर देता। यह ट्रंप ने कहा है कि हमने एक ऐसे देश को बर्बाद कर दिया है जो इजराइल को बर्बाद कर देता। ट्रंप ने छोटे से टेलीफोन इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर वो और नेतन्याहू नहीं होते तो ईरान इजराइल को खत्म कर देता। ईरान इजराइल और उसके आसपास की हर चीज को खत्म करने वाला था। हमने साथ मिलकर काम किया, हमने एक ऐसे देश को खत्म कर दिया है जो इजराइल को खत्म करना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या वो अकेले तय करेंगे कि ईरान के साथ युद्ध कब खत्म होगा या नेतन्याहू को भी इसमें राय ली जाएगी, तो इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये आपसी राय लेकिन थोड़ा बहुत है और हम बात कर रहे हैं, मैं सही समय पर फैसला लूंगा लेकिन हर बात का ध्यान रखा जाएगा। ये इशारा करते हुए कि नेतन्याहू का इनपुट होगा लेकिन आखिरी फैसला यूएस के प्रेसिडेंट का होगा, ये बात यहां कही है। और यह भी पूछे जाने पर कि क्या यूएस के हमले रोकने का फैसला करने के बाद इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रख सकता है। इजराइल ईरान के खिलाफ अगर घोषणा कर देंगे हम कि अब हम हमला रोक रहे हैं तो उसके बाद भी क्या इजराइल जो है वो हमला करेगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि ट्रंप ने इस थ्योरी वाली बात पर विचार करने से मना कर दिया और कहा मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। ये यहां पर कहा है ट्रंप ने, मतलब कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये आपसी है, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। ये सारी बातें यहां पर कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम्स ऑफ इजराइल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें इन्होंने ये बात कही है। और इस इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि युद्ध में ट्रंप के फैसले लेने पर नेतन्याहू का काफी असर होगा, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी से एक हमले के साथ शुरू किया था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, शहीद हो गए, उनके साथ साथ 48 लोगों की और मौत हो गई। तो ये बात यहां आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर दूसरी है। वो दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर अब इस एग्जिट रास्ते को क्यों खोज रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर और आई है कि आज 7वें सैनिक की पहचान भी हो गई है। यानी अमेरिका ने अपने 7वां सैनिक, 7th सैनिक जो मारा गया उसकी भी पहचान कर ली है। 6 तो अभी तक 6 की पहचान अमेरिका ने कर ली थी, 7वें की पहचान भी अमेरिका ने कर ली है। और ये यहां पर साफ लग रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने सैनिकों को खोने का ऐलान कर रहा है कि हां हम इस युद्ध में, इस जंग में इतने सैनिकों को खो चुके हैं या इतने सैनिक हमारे अब हम इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात यहां पर कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो बहुत कुछ यहां पर अमेरिका की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ईरान यहां पर कहां है यह खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईरान यहां पर बहुत मजबूती के साथ डटा हुआ नजर आता है, बहुत ही मजबूती के साथ डटा हुआ नजर आता है ईरान। इसलिए जरूरी है कि ईरान आखिर कहां पे है। तो इन सब के बीच इधर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा सत्र, उसकी शुरुआत हो गई है। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत, दूसरे फेज की शुरुआत, और उसमें आज ईरान पर बात होने वाली है। और दूसरी तरफ जो ओम बिरला साहब हैं,
पार्लियामेंट में लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी विपक्ष उसकी चिट्ठी दे रखी है विपक्ष ने, आज उस पर भी सुनवाई होनी है। तो बहुत कुछ उधर है। और इन सब के बीच एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि 12 बजे से ईरान के मामले पर अपना बयान देंगे, पार्लियामेंट में अपना बयान देंगे, क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि आप इस पर सफाई देना है, चाहे जो भी करना है आप बयान दीजिए और इस पर चर्चा करवाइए। चर्चा होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन बयान जरूर यहां पर देने की बात आ रही है। ये खामनेई के मामले में और ईरान के मामले में, ईरान और भारत संबंध के बारे में ये बातें यहां पे आएंगी। तो देखा जाएगा कि यहां हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन उधर की बात अगर करते हैं तो उधर की बातों में सबसे बड़ी बात यहां पे है कि अमेरिका यहां से रास्ता तलाश रहा है कि हमको नया रास्ता मिले, नई यहां आखिर यहां से जाएं तो किधर जाएं, यह अमेरिका खोज रहा है। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो लगातार, ईरान की स्ट्रेटेजी समझनी होगी। ईरान ने कहा है साफ साफ कि हम उस 12 दिनों के जो युद्ध पिछले साल चला था, जो जंग चली थी, उस 12 दिनों की जंग में हमने इतना जरूर देख लिया, इतना जरूर समझ लिया कि यहां से 12 दिनों की जंग में हमारे जो तैयारी होनी चाहिए थी उस समय वैसी नहीं थी जैसी अभी है। हमने अपने सेकेंड और थर्ड और फोर्थ स्टेज के जो हमारे मिसाइलें हैं उसको हमने अभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। उसका इस्तेमाल करने के बाद ये जंग और भी विकराल रूप ले सकती है। और इसीलिए हम लोग अभी तक हमारे जो कबाड़ हैं उसी को निकाल रहे हैं, छोटी छोटी मिसाइलों को निकाल रहे हैं, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को हम अभी निकाल ही नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ईरान है, ईरान डटा हुआ है। ईरान की जनता, वहां की सड़कों पे जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और इन सबके बीच और भी सबसे बड़ी बात यही है कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा अली खामनेई को ही सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। सैयद मुज्तबा खामनेई अब वहां के सुप्रीम लीडर हैं। और इसके बाद चुनौती और भी बढ़ेगी ईरान में। ईरान चुनौती देगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल यहां पे कह रहा था कि नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा, उसको भी हम मार डालेंगे। लेकिन सुप्रीम लीडर को मारने से पहले यहां पर यह समझना होगा कि क्या सचमुच इतना कमजोर है ईरान। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। ईरान कहां है, किस दिशा में है। और इन सब के बीच खबरें और भी आ रही हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने, उन्होंने बात की है इधर ईरान के राष्ट्रपति से, पेजिशकियान से। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मतलब साफ है कि यहां पर अब जो बंटवारा हो चुका है नाटो में, वो बंटवारा दिखाई दे रहा है। नाटो देशों में, यूरोपीय देशों में यह बंटवारा हो गया है। और इसीलिए यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति पेजिशकियान से, यानी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। और इस बातचीत में वहां के मानवाधिकारों से लेकर युद्ध में कैसे युद्ध से शांति की ओर कैसे जाया जाए, इस पर बातचीत हुई है, यह कहा जा रहा है। इस बीच सऊदी अरब में मिसाइल गिरने से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है। और दूतावास ने बताया है कि क्या कारण है, उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि अल खर्ज गवर्नमेंट में एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हो गए हैं। 2 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हुई है और घायलों में शामिल 11 लोग बांग्लादेशी हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो है वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। यानी यहां पर 12 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। जो 2 लोगों की मौत हुई है सऊदी अरब में मिसाइल गिरने से, मिसाइल का मलबा गिरने से, उसमें से जो 2 लोग हैं दोनों बांग्लादेशी हैं, 11 लोग घायल बांग्लादेशी हैं, एकमात्र हिंदुस्तानी है वो घायल है और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और भारतीय दूतावास का कहना है, वहां एम्बेसी का कहना है कि यह राहत की बात है कि अल खर्ज में कल रविवार शाम हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है। ये उन्होंने कहा कि ये राहत की बात है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, ये वहां पे कहा जा रहा है। तो बहुत है, अलग अलग चीजें जो वहां से आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और इन सब पे निगाहें टिकी हुई हैं, इन सब पर निगाहें टिकी। लेकिन उन सब के बीच देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने, जिनके बारे में बता रहा था, क्या कह रहे हैं। मैंने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान से बात की,
यानी ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन से हमने बात की है। मैंने उनसे कहा है कि सेसिल कोहलर और जैक्स पेरिस जो अभी फ्रेंच एम्बेसी के अंदर हैं कि सेफ्टी और उनकी फ्रांस वापसी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। मैंने इस इलाके के देशों पर ईरान के हमलों को तुरंत खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। यानी साफ साफ इन्होंने कह दिया। इसके बाद ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी असल नाकाबंदी खत्म करके नेविगेशन की आजादी भी पक्की करनी चाहिए। आखिर में मैंने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की प्रोग्रेस के साथ साथ इलाके में उसकी अस्थिर करने वाली एक्टिविटीज के बारे में अपनी गहरी चिंता दोहराई, जो मौजूदा संकट के मुख्य कारण हैं। यानी वहां की जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के प्रोग्रेस के साथ साथ उस इलाके में जो अस्थिरता है उस पर मैंने गहरी चिंता जताई है। और इन बुनियादी चुनौतियों से निपटने, बढ़ते तनाव को खत्म करने और शांति बनाए रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जरूरी है। हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए। यहां पर बात फिर फाइनली ऐसे खत्म हुई कि हम संपर्क में रहेंगे, हम एक दूसरे के टच में रहेंगे। जो बोलते हैं कि ठीक है कीप इन टच, तो कीप इन टच रहेंगे, यानी आप हमसे संपर्क में रहिए, हम आपसे संपर्क में रहें। और इमैनुअल मैक्रों ने इसके साथ बातचीत खत्म की, लेकिन इस एरिया में शांति कैसे बहाल हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे सुधरें और कैसे डिप्लोमेटिकली इन तमाम मामलों को सुधारा जाए, इस पर इमैनुअल मैक्रों ने बात की है। तो इमैनुअल मैक्रों की यह बातचीत बहुत महत्वपूर्ण, और इन सब के बीच बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एरिया जो ईरान का एरिया है वो जंग में तब्दील है। और ऐसे में जंग जो है उसको कैसे रोका जाए, जंग से कैसे बाहर निकला जाए, ये पूरी दुनिया की चिंता होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने का सबब बने हुए हैं, दुनिया को परेशान कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इस बीच इधर भारत में भी संसद परिसर में एक बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर लिखा था विपक्ष को चुप कराना लोकतंत्र की हत्या। ये साफ साफ इधर हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, जरा वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं, जरा देख लीजिए। These are exciting times. I think you probably want to speak about war rather than this, but this is very important. This is very important, and we're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military. हंसी आती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात सुनकर। सुना आपने क्या कहा? युद्ध के मोर्चे पे हम बिल्कुल डटे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 1 से 10 के पैमाने पर अगर देखा जाए, जो नंबर अगर आंका जाए कि आप हमको 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में कितना देंगे, तो मैं कहूंगा कि हम लोग 15 अंक पाने के हकदार हैं। और 1 to 10 I will say that we will get 15। वो 15 कह रहे थे, तो 15 कह रहे हैं, यानी 1 से 10 नहीं बल्कि हमको उसमें 15 नंबर मिलेगा। तो 15 नंबर के लिए अपनी ही पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या कह रही है ये जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी सुनना चाहिए। आज फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो या इंग्लैंड हो, जो भी कह लें, ये सब आपके पक्ष में नहीं है, आपके साथ खड़े नहीं है। यूरोपीय देशों से अलग निकल तो रूस आपके साथ नहीं है, चीन आपके साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ नहीं है, जापान आपके साथ नहीं है, और इन सब के बीच पाकिस्तान और ये सब जितने देश हैं, बांग्लादेश, ये तमाम देश नहीं है। भारत पिट्ठू बना हुआ है, तो भारत आपके साथ है, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन भारत क्या करे? 2 नाव पर सवारी कर रहा है। डूबेगा तो भारत ही डूबेगा, क्योंकि नाव अगर दोनों 2 किनारे लगने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे हंसी आती है, लेकिन फिर भी सुनाना जरूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कई बातें हंसी आती है, लेकिन फिर भी हम सुनाना जरूरी समझते हैं और सुना देते हैं आप लोगों को। वैसे ही हालत यहां पर हो रखी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं परेशानी
का सबब दुनिया भर में बने हुए हैं। वो परेशान खुद करते हैं, होते भी हैं, लेकिन वो एग्जिट खोज रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट खोज रहे हैं। इन सब के बीच अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं और इन खबरों पर निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज कि मुस्तबा, जी हां, मुस्तबा खामनेई को चुन लिया गया है यहां सीधे सीधे सुप्रीम लीडर। असेंबली के एक्सपर्ट्स ने इनको मुस्तबा खामनेई को, जो खामनेई के बेटे हैं, उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया है। 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर चुनने की है। और इसके बाद एक इस संस्था ने बयान जो है वो कहा है, उस बयान में क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि युद्ध के बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी से उसके कई कर्मचारियों और सुरक्षा टीम के सदस्यों के शहीद हो जाने के बावजूद इस्लामी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्रक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकी है। इतना सब कुछ कर दिया, हमारी टीम के, सुरक्षा टीम के सदस्यों को शहीद आपने कर दिया, कर्मचारियों को शहीद कर दिया, हमारे सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी कर दिया आपने, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तर पर बमबारी की। लेकिन उसके बाद भी हमने अपना काम किया है। और उसके बाद ये कहते हैं, इसके बाद यहां पर नारा लगाया जाता है, अल्लाहू अकबर, खामनेई ही रहबर, इसका नारा लगाया जाता है। इसके बाद ये कहते हैं कि अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद कई लोगों की आशंका थी कि उनके बेटे मुस्तबा खामनेई भी मारे गए हैं। लेकिन अब मुस्तबा खामनेई नहीं मारे गए हैं, वो जिंदा हैं और उनके नाम की घोषणा हो गई है। अपने पिता के उलट मुस्तबा ने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखा खुद को। उन्होंने कभी सरकारी पद नहीं संभाला, न वो सार्वजनिक भाषण देते हैं, न इंटरव्यू देते हैं, ना उनकी कहीं कोई तस्वीरें हैं और ना ही वीडियो प्रकाशित किया है अभी तक। लेकिन ये सब कुछ अब हो गया है, ये सब कुछ हो गया है। मुस्तबा खामनेई के बाद ये बता दो कि इस्लामी गणराज्य की स्थापना 1989 में हुई थी ईरान की, और उस समय से लेके उस समय राजशाही को हटाया गया था। और उसके बाद से ये तीसरे नंबर के आयतुल्ला सुप्रीम लीडर हैं। पहले जो थे वो खुमैनी थे, दूसरे जो हैं खामनेई, और ये तीसरे मुस्तबा खामनेई, उनके बेटे। और ये तमाम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ये किया है। और बता दूं आपको कि 8 सितंबर 1969 को पैदा हुए हैं मुस्तबा, और मशहद में पैदा हुए मुस्तबा खामनेई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर के बच्चे हैं। ये खामनेई के 6 बच्चे उसमें दूसरे नंबर के बच्चे हैं। और तेहरान के धार्मिक अलावी स्कूल से माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई की। और मुस्तबा और ईरानी मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मुस्तबा ने ईरान इराक युद्ध के दौरान कुछ छोटे छोटे अंतरालों में सेना की सेवा दी। और इस युद्ध में पश्चिमी देशों ने खुलकर इराक का समर्थन किया। इससे ईरान का अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास गहराया। 1999 में मुस्तबा अपनी धार्मिक पढ़ाई जारी रखने के लिए कुम गए। कुम शहर, जहां से हमारे साथी जुड़ते हैं, कुम गए। ये एक पवित्र शहर है, शिया धर्मशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है कुम। यहां गए और इस समय तक उन्होंने कभी धार्मिक वस्त्र नहीं पहने। और ये भी साफ नहीं है कि वो 30 साल की उम्र में पढ़ने के लिए मदरसे क्यों गए, क्योंकि आमतौर पर यह पढ़ाई कम उम्र में हो जाती है। ये सारी बातें की जा रही है। मुस्तबा अब भी एक मध्य स्तर के धर्मगुरु हैं। मुस्तबा मीडियम ग्रेड के धर्मगुरु हैं, जो उनके सर्वोच्च नेता बनने की राह में एक बाधा बन सकता था, लेकिन अब नहीं है। अब वो सर्वोच्च नेता बन चुके हैं। और मुस्तबा का नाम पहली बार 2005 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से चर्चा में आया था, जिसमें कट्टरपंथी नेता मसूद अहमदी नेजाद का की जीत हुई थी। और उसके बाद मेहदी करूबी ने खामनेई को लिखे खुले खत में यह आरोप लगाया था कि मुस्तबा के चुनाव में दखल देकर IRGC और बसीज मिलिशिया
के कुछ समूहों के जरिए हस्तक्षेप किया है। मुस्तफा के बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें ये आप तक हम बता रहे थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुस्तफा कौन है ये जानना जरूरी है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हो गए हैं, खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई, और इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि मुस्तफा आखिर कौन है और इसके बाद ईरान किस दिशा में जा रहा है। यह जानने के लिए यहां पर यह समझना होगा कि मुस्तफा कौन है। ईरान जो है वो उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में खामनेई लेके जाना चाहते थे। आयतुल्लाह अली खामनेई की बात जो अब ऑलरेडी मरहूम हो गए हैं और उनका अभी अंतिम संस्कार यानी उन्हें सुपुर्द खाक होना अभी बाकी है। 40 दिनों का गम चल रहा है वहां पे, 40 दिनों का शोक है ईरान में। और वैसे में युद्ध में भी ईरान है और ईरान युद्ध में डटा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ईरान लगातार डटा हुआ है, ईरान अपनी तरफ से वहां बहुत मजबूती के साथ डटा हुआ, मजबूती के साथ अपनी बात रखता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरी दुनिया में एक बात और रखना चाहता हूं, पूरी दुनिया में आज हाहाकार मच गया। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन इधर भारत में जब शेयर बाजार खुला तो 2400 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, 2400 पॉइंट। और अभी भी देख रहा हूं मैं कि 1700 से कम, 1700 से ज्यादा गिरा हुआ है, 1725 1727 पॉइंट आज अभी भी गिरा हुआ है शेयर बाजार में। और दूसरी चीज जो रुपए और डॉलर की कीमत अगर आपको बताऊं तो ये भयंकर इसकी स्थिति भी हो गई है, इसकी हालत भयंकर हो गई है। 92 रुपए 26 पैसे, 92 रुपए 26 पैसे एक रुपए की कीमत, एक डॉलर की कीमत रुपए में हो गई है। यानी एक डॉलर के लिए आपको 92.26 92 रुपए 26 पैसे खर्च करने होंगे एक डॉलर खरीदने के लिए। अमेरिका मजबूत हो रहा है, भारत कमजोर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार 2047 की बात करती है कि तब आप विकसित हो जाएंगे। चलिए, आप विकसित भारत का इंतजार करते रहिए, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे होगा तो क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है ये बात। लेकिन इन सब के बीच क्या यहां पर जब हम डोनाल्ड एक खबर कनेक्टिक से यूएस के सीनेटर, अमेरिका के सीनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने मिडिल ईस्ट में हमारी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने मिडिल ईस्ट में हमारी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। एक स्कूल पर बमबारी, एक नाकाबिल गलती और एक डीसैलिनेशन, जी हां, डीसैलिनेशन प्लांट पर, वो जो पानी वाला जो प्लांट है उस पर बमबारी शायद गलती नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ईरान के कट्टर लीडरशिप और खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स को और मजबूत करेगी। यानी ये जो कर रहे हैं ट्रंप जो कर रहे हैं, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे कहीं ना कहीं हम जो हैं यानी ईरान को मजबूत करेंगे, उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करेंगे, यह कहा जा रहा है। देखिए क्रिस मर्फी का बयान, ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने मिडिल ईस्ट में हमारी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। एक स्कूल पर बमबारी और एक डिसैलिनेशन प्लांट पर बमबारी सिर्फ ईरान के कट्टर लीडरशिप और खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स को और मजबूत करेगी। यानी आप जो बमबारी कर रहे हैं इससे वो ईरान और मजबूत होगा। अगर आप उसको कट्टर कह रहे हैं, कट्टर लीडरशिप और खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स कह रहे हैं, तो इसको आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। यहां से ईरान पर अपनी बात रखते हुए क्रिस जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां कह रहे हैं कि ईरान को आप मजबूत कर रहे हैं, इस बमबारी के कारण यहां मजबूत कर रहे हैं। इधर भारत में पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति पर राज्यसभा में अभी से थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर बयान दे रहे थे। भारत भी आना बीच बीच में इसलिए जरूरी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। आज से पार्लियामेंट की शुरुआत हो गई है, पार्लियामेंट के दूसरे फेज की शुरुआत बजट सत्र की, और उसमें सीधे सीधे जयशंकर ने कहा है कि हमने 2 भारतीय नाविकों मर्चेंट शिपिंग को खो दिया है और एक अभी भी लापता है। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और उस बीच इन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर, पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया है
एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी किया था जिसमें गहरी चिंता जताई थी कि सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई थी। हमारा मानना है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यह कहना है यहां पर साफ साफ एस जयशंकर का। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच और भी बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसमें इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जी हां, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी सामने आया है। और उन्होंने 104 इरानियन सेलर जो मारे गए, ईरान का जो जहाज जिसको अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया टॉर्पीडो करके, उसमें उन्होंने क्या कहा है जरा उसको सुन लेते हैं, पहले उनकी जुबानी, फिर इंग्लिश में वो कह रहे हैं, हिंदी में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा है अभी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कह रहे हैं कि इजराइल के रणनीतिक सहयोगी होने के नाते ईरानी जहाज की सटीक स्थिति के बारे में इजराइल को सूचित करना हमारा कर्तव्य था। देखिए यहां इजराइल के रणनीतिक सहयोगी होने के नाते ईरानी जहाज की सटीक स्थिति के बारे में इजराइल को सूचित करना हमारा कर्तव्य था। यह बयान कुछ ही दिन पहले हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाकर डुबोए जाने के बाद आया है। इस हमले में कम से कम 104 ईरानी नाविक मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप ईरानी फ्रिगेट ISIS डेना डूब गया। अब भारत सरकार ने आइरिस जिसको कहते हैं आइरिस देना जो है वो डूब गया। 104 ईरानी मारे गए, इसमें कुल सवार 130 थे, 104 मारे गए। और आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह स्वीकार किया है कि इजराइल के रणनीतिक सहयोगी, एज स्ट्रेटेजिक अलाइज ऑफ इजराइल, it was our duty to inform Israel of the precise location of the Iranian ship। यहां साफ प्रिसाइज यानी साफ कह रहे हैं सटीक हालात के बारे में इजराइल को सूचित करना हमारा कर्तव्य था, इसलिए हमने इजराइल को बताया, अमेरिका ने मार डाला। यानी भारत सरकार ने यह मान लिया है कि हमने बताया था और हमने ईरान के जहाज को मरवा डाला। जरा सुन लीजिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। We are closely monitoring the situation in Iran. Israel is our close ally. Iranian naval ship being sunk is indeed unfortunate, but it was done in international waters. As long the Iranian ship remained in Indian waters, they remained protected, but when they crossed the international waters as Israeli strategic allies, पूरे 1 घंटे तक 12 से 1 बजे तक और 2 बजे से खरी देखेंगे आप, उसमें भी बहुत कुछ। यानी अभी से 12 बजे से 1 बजे, फिर 2 बजे, और उसके बाद 2 बजे के बाद फिर 4 बजे और शाम 7 बजे लगातार अलग अलग हिस्सों में आप तक हम लाइव पहुंचते रहेंगे और आप तक उन तमाम घटनाक्रमों को हम पहुंचाते रहेंगे जो देखना सुनना आपको जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।